अब इजरायल पर हमले के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान ने अपनी ताकत की नुमाइश के लिए अब बिलबोर्ड पर फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की तस्वीर लगाई है। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल से ही इजरायल पर हमला बोला है। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर 181 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। और देखिए बिलबोर्ड पर किस तरीके से यह तस्वीर फतह मिसाइल की उसने लगा दी है। वहां पर भी उसे मालूम है कि जो आम लोग हैं वहां के वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक तस्वीर बताई गई है कि इजरायल में बड़ी भारी तबाही हुई है। इजरायल कहता है कि हमारे यहां किसी भी तरह की कोई तबाही नहीं हुई है, लेकिन दरअसल एक जंग तो लड़ा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अपने घरेलू मोर्चों पर भी लड़ाइयां चलती हैं राजनेताओं की, और इसीलिए वहां पर भी दिखाना जरूरी हो जाता है कि वो कितनी मजबूती से अपने दुश्मन को जवाब दे रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कहते हैं कि 1 अक्टूबर का हमला ईरान की क्षमताओं की बस एक झलक थी, इसीलिए ईरान के साथ संघर्ष में शामिल न हो। और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि खामियाजा तो ईरान को भुगतना ही पड़ेगा। अब यह संघर्ष जो अब तक प्रॉक्सी वॉर की तरह होता आया था, अगर आमने सामने हुआ तो क्या होगा। सैन्य क्षमता के मामले में इजरायल और ईरान के बीच कौन ज्यादा ताकतवर है। अब ईरान के पास दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी सेना है ईरान के पास, जबकि इजरायल की जो सेना है उसकी जो आकार है वो 17वां स्थान है उसका। ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं और इजरायल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। जो रिजर्विस्ट होते हैं, रिजर्व फोर्स है, वो ईरान के 3,50,000 हैं, इजरायल के 4,65,000। यानी कि कुल संख्या के हिसाब से ईरान ज्यादा मजबूत, लेकिन ईरान के 551 एयरक्राफ्ट है, छोटे से देश इजरायल के 612 एयरक्राफ्ट हैं। 186 इसमें से ईरान के फाइटर विमान हैं और इजरायल के 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वायुसेना की यह ताकत है। 86 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के पास और इजरायल के पास केवल 12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन एक देश के आकार को देखते हुए जितना जरूरी है, आप देख रहे हैं अब ईरान के पास 7 हवाई टैंकर्स हैं और इजरायल के पास 14 हवाई टैंकर्स हैं। 129 हेलीकॉप्टर्स हैं ईरान के पास और 146 हेलीकॉप्टर हैं। इसमें भी जो कॉम्बैट क्षमता वाले हेलीकॉप्टर हैं वो निर्णायक होते हैं। 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स इजरायल के पास हैं। 1996 टैंक्स हैं इजरायल के पास और ईरान के पास, और इजरायल के पास 1370 टैंक हैं। लेकिन जमीनी लड़ाई की नौबत शायद न आए, दोनों देशों की सरहद एक दूसरे से लगती नहीं है। बख्तरबंद वाहन 65,765 ईरान के पास है और 43,407 इजरायल के पास है। थल सेना में ही 775 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर ईरान के पास हैं और 150 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर इजरायल के पास हैं। ईरान के पास 101 युद्धपोत पनडुब्बी हैं। 67 युद्धपोत पनडुब्बी जो है वो इजरायल के पास है। पैरामिलिट्री की ताकत देखिए तो ईरान के पास 2,20,000 की संख्या में है और इजरायल के पास 35,000 की संख्या में है। लेकिन अब जब अगर अमेरिका के समर्थन को आप जोड़ दीजिए तो इजरायल का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। अव्वल तो ये कि ये फोर्स की संख्या भले आपको कम लगे, लेकिन उन्नत तकनीक इजरायल के पास कहीं अधिक है और बहुत ही प्रोफेशनल वहां की फोर्स है। संख्या में ज्यादा लगता ईरान अमेरिका के साथ आने की वजह से कहां टिकता है, वो भी बड़ा सवाल है। इजरायल के ऊपर हमले के बाद दुनिया के 7 सबसे मजबूत देश अपनी बैठक तक बुला चुके हैं, G7 की। वहीं ईरान एक कदम और आगे बढ़ चुका है। इजरायल के नेताओं की यह हिट लिस्ट ईरान ने तैयार की है। अब इसमें सबसे ऊपर ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है। ईरान ने इस पोस्टर के ऊपर लिखा है इजरायल के आतंकवादियों की लिस्ट है ये। अब ये पोस्टर ईरान सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आगे इजरायल के रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नाम शामिल है। ईरान की पूरी हिट लिस्ट में कौन कौन है, एक साथ देखिए।
तो ये जो हिट लिस्ट है उसमें भारत में इजरायल के राजदूत का जवाब क्या था जब मैंने सवाल पूछा, आपको सुनाते हैं। But are you worried that Iran has come up with a list of leaders and military heads of Israel who they are saying are on our hit list, on our target? Well, you know, so that when someone is trying to kill you for so much time and they fail, yes, they will continue to do so. And we will continue to defend ourselves. We are not afraid. The Israeli people has conviction. We don't have anywhere else to go. We're going to defend our homes. We're going to defend our families. Even if sometimes we are hesitant to take action because we don't want to sacrifice the life of our people. Only when it's necessary. And we have seen now, after the atrocious attack of the 7th of October, it was almost a year ago, after the terrible atrocities that were done against our civilians, we had no choice. And we had to fight back.